हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होती है और इलेक्ट्रिक पावर को निकाला कैसे जाता है। हमने इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी करके देखे थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और आज हम अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है क्या और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की जरूरत कहाँ पड़ती है, आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करें बिना किसी देरी के, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करते हैं। तो देखिए, पहले बात करें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता क्या है। देखिए, मेरे पास एक तार है, ठीक है। अब जैसे ही इस तार को मैंने किससे कनेक्ट कर रखा है, ये लीजिए, इसको एक बैटरी से मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। अब जैसे ही यहाँ पे स्विच ऑन होगा तो इसके अंदर क्या होने लगेगा, इसका करंट फ्लो होगा, इस तार के अंदर करंट फ्लो होने लगेगा। ये लीजिए, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। अब जैसे इसका करंट फ्लो होगा तो जो आपका करंट है उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। तार के अंदर क्या प्रोड्यूस होने लग जाएगी, हीट। जैसे ही तार के अंदर करंट फ्लो होगा तो उस फ्लो ऑफ करंट के कारण जो कंडक्टिंग वायर है उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी हीट। और वो जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्क्वायर के। वो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। और वो जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। तो यही जो है, इसको ये बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये काम कैसे करता है, क्या क्या चीजें, इसको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं अब। तो देखिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वेन एवर देयर इज करंट इन द कंडक्टर देयर इज हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, जैसे ही किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, वहां पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और वो जो हीटिंग इफेक्ट है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम विच करंट फ्लोइंग। यानी कि वही चीज है कि जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा तार के अंदर तो उसमें क्या प्रोड्यूस होने लग जाएगी, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और वो जो हीटिंग इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के और टाइम के। यही है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, ये इतनी बड़ी डेफिनेशन है वो सिर्फ हमें ये बोल रही है कि जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा करंट के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के और टाइम के। ठीक है, अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करें इसी चीज को, तो यहां पे देखिए, जो आपका हीटिंग इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के स्क्वायर के, ये होगी पहली इक्वेशन। जो हीटिंग इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, ये होगी दूसरी इक्वेशन। जो हीटिंग इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, ये हो गई तीसरी इक्वेशन। अब इन इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करूं तो यहां से ये बन सकता है कि जो h है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर आर टी के। ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखिए, जो मैथ्स है, मैथ्स का एक रूल होता है कि जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा। और उसकी जगह, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन की जगह एक कांस्टेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये जो आपका h है, h इज इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट है वह k और बाकी आई स्क्वायर आर टी। जो हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर रहे हैं वो k यूज कर रहे हैं। और जो यहाँ पे k है, ये जो आपका k है, इस k की जो वैल्यू है वो होती है 1। इस k की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, या फिर इसको 1 लिखने की जरूरत तो होती नहीं है। तो हम क्या कर देते हैं, जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा h इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। और ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला होता है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। तो देखिए, दोबारा समझिए कि जो करंट है, माफ करिए, जो हीटिंग इफेक्ट है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। इन तीनों को कंबाइन करें तो इक्वेशन बनती है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साथ हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट है K, उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करें तो आपको जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। और यही फॉर्मूला है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट होगी इसकी जूल, ऐसा यूनिट क्या होगा इसकी जूल। ठीक है जी, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, बढ़े आगे। तो देखिए यही आपका फॉर्मूला किसका, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, I स्क्वायर RT। और अभी हम पीछे ये देख के आ चुके हैं कि ये डेराइव कैसे हुआ है, I स्क्वायर RT का जो फॉर्मूला है वो डेराइव कैसे हुआ है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये क्या इतना ही क्या ये जो टॉपिक है इतना ही है, बिल्कुल नहीं। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है वो अलग अलग अप्लायंसेस के अंदर वर्क करता है। वर्क करता है कैसे, देखिए जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, अब देखिए जब कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है तो ऑब्वियसली बात उसमें करंट फ्लो होगा। अब अगर उस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, वहां पे प्रोड्यूस होगा हीटिंग इफेक्ट। क्या क्या प्रोड्यूस होगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग दोनों सेम चीज है। ठीक है, देखिए बात करें एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज होता है, हीटिंग डिवाइसेस में भी यूज होता है। तो देखिए हम बात करें पहले इलेक्ट्रिक बल्ब की। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर किस तरीके से जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है वो वर्क करता है, तो इसको समझते हैं। देखिए एक सेकेंड, देखिए अगर मैं यहां पे बात करूं एक बल्ब की, ठीक है ये आपका बल्ब है, ठीक। अब इस बल्ब के अंदर क्या होगा, बल्ब के अंदर फिलामेंट होगा, ये आपका बल्ब का फिलामेंट है। अब जो आपका फिलामेंट होता है, ये आप जानते हैं जैसे ही इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, इस बल्ब के अंदर जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा तो जो फिलामेंट है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। यानी कि जो फिलामेंट है उसको बनाने के लिए हम एक ऐसा मेटल यूज करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो। ऑब्वियसली बात है, अगर हमने कोई एक ऐसा मेटल ले लिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है तो बल्ब आपका बहुत जल्दी फ्यूज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फिलामेंट का टेम्परेचर है वो झेल नहीं पाएगा वो मेटल, और बल्ब फ्यूज हो जाएगा। यानी कि हमें फिलामेंट को बनाने के लिए एक ऐसा मेटल चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो जो फिलामेंट बनता है वो एक बहुत अच्छी किस्म के मेटल से बनता है जिसको बोलते हैं हम टंगस्टन। क्या बोलते हैं, टंगस्टन बोलते हैं, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो समथिंग अराउंड होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, टंगस्टन का। इसीलिए जो टंगस्टन है वो फिलामेंट के बल्ब में यूज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन का। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि व्हाई टंगस्टन मेटल इज यूज्ड टू मेकिंग द बल्ब फिलामेंट। जो टंगस्टन मेटल है वो बल्ब के फिलामेंट को बनाने में यूज क्यों होता है, तो इसका आंसर क्या है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है बल्ब टंगस्टन वायर का, मतलब टंगस्टन मेटल का, वो बहुत ज्यादा होता है, विच इज अराउंड समथिंग 3380 डिग्री सेल्सियस। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है तो जो बल्ब है उसके जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि बल्ब फ्यूज नहीं होगा ज्यादा जल्दी एज कंपेयर टू बाकी मेटल्स। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम थोड़ा समझते हैं। अब देखिए द इलेक्ट्रिक heating is used to produce light as an electric bulb. The filament must retain as much the heat generated as is possible so that it get very hot and emit light. यानी कि देखिए क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है उसके कारण लाइट प्रोड्यूस होती है। जो बल्ब का फिलामेंट है जब उसका इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसके कारण वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाएगा, जो फिलामेंट है वो गर्म होने लग जाएगा। और जब फिलामेंट गर्म होगा तब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करता है लाइट। वो क्या एमिट करेगा अपने अंदर से, लाइट एमिट करेगा। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन
विच मेल्टिंग पॉइंट इज 3380 डिग्री सेल्सियस यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट। यानी कि ये भी वही बोल रहा है कि अगर हमें बल्ब का फिलामेंट बनाना है तो हमें एक ऐसा मेटल चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हो, ठीक है। और एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, वो है टंगस्टन मेटल। इसलिए जो टंगस्टन मेटल है वो बल्ब के फिलामेंट को बनाने में यूज होता है, ठीक है। समझ आती है बात, कोई दिक्कत? ओके जी, बढ़े आगे। अब देखिए, अब बात करें इलेक्ट्रिक फ्यूज की। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर किस तरीके से जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है वो होता है, तो उसको भी देखिए। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है, सबसे पहली बात, एक सेफ्टी डिवाइस है। वो क्या करता है कि जब भी एक्सेस अमाउंट में जब करंट आने लग जाता है ना हमारे हाउस होल्ड सर्किट के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, वो फ्यूज हो जाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो सर्किट के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में करंट आ रहा है, वो आना रुक जाता है। तो देखिए क्या है, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस विच ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेस करंट एंटर इन हाउस होल्ड सर्किट, ठीक है जी। देखिए क्या कह रहा है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि क्या करता है, जब एक्सेस अमाउंट के अंदर करंट आता है ना हमारे हाउस होल्ड सर्किट के अंदर, तो वो उस सर्किट को ब्रेक डाउन कर देता है। अब ब्रेक डाउन कैसे करता है? जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो किससे बना होता है, कॉपर वायर से। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज मेड अप ऑफ कॉपर वायर विच मेल्ट व्हेन एक्सेस करंट फ्लो थ्रू इट, हेंस इट प्रिवेंट हाउस होल्ड अप्लायंसेस फ्रॉम ब्रेक डाउन। देखिए क्या कह रहा है, बहुत इजी चीज है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसमें ये कह रहा है कि जो आपका कॉपर वायर है, आपका जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो किससे बनता है, वो कॉपर वायर से बनता है। और जैसे ही एक्सेस अमाउंट में करंट आने लगेगा हमारे हाउस होल्ड सर्किट के अंदर, जैसे ही एक्सेस अमाउंट में करंट आएगा तो वो जो कॉपर वायर है वो मेल्ट होने लग जाएगा, यानी कि जो फ्यूज है वो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट होने लग जाएगा। अब जैसे फ्यूज मेल्ट हो गया तो जो आपका सर्किट था, मान लीजिए आपका सर्किट है, आपका फ्यूज लगा हुआ है, एक सेकेंड देखिए, ये आपका सर्किट यहाँ पे फ्यूज लगा है, तो जैसे ही इसमें एक्सेस अमाउंट में करंट आने लग जाएगा, यहाँ पे करंट आ रहा है इस तरीके से, माफ करिए एक सेकेंड, करंट आ रहा है यहाँ पे और यहाँ से जा रहा है, पर यही करंट अगर एक्सेस अमाउंट में आ जाए, यही करंट अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में आ जाए, तो ये जो आपका फ्यूज है ये मेल्ट होने लग जाएगा और सर्किट आपका बीच में से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जो एक्सेस अमाउंट में करंट आ रहा था वो आना रुक जाएगा और जो हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं घर के अंदर, वो ब्रेक डाउन होने से या फिर खराब होने से बच जाएंगे। फ्यूज का काम ये होता है, ठीक है। समझ आती है बात? यानी कि दोबारा समझिए, जो फ्यूज है वो क्या है, एक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। वो कब यूज होता है, जब हमारे हाउस होल्ड सर्किट के अंदर एक्सेस अमाउंट में करंट आता है। जैसे हमारे हाउस होल्ड सर्किट में एक्सेस अमाउंट में करंट आया तो क्या होने लग जाएगा, वहां पे जो कॉपर वायर है वो मेल्ट होने लग जाएगा और जो सर्किट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फ्यूज होने से बच जाएंगे, ठीक है। और जो बल्ब था, बल्ब में क्या होता है कि जो फिलामेंट है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रेज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बल्ब फ्यूज हो सकता है। तो हमें फिलामेंट एक ऐसे मेटल से बनाना पड़ेगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हो। तो हम किसका यूज करते हैं, टंगस्टन वायर का यूज करते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो यहां पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, पर एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कई बार, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, व्हाई इलेक्ट्रिक बल्ब फिल्ड विद इनर्ट और नॉन रिएक्टिव गैस लाइक नियॉन एंड आर्गन। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, हमें कह रहा है कि जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो ग्लास होता है, जो बल्ब के ऊपर जो ग्लास लगा रहता है, उसके अंदर हम इनर्ट गैस यानी कि हम बात करें नॉन रिएक्टिव गैस, या फिर हम बात कर सकते हैं नोबल गैसेस। जो नोबल गैसेस होती हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, वो क्यों डालते हैं हम, जैसे कि नियॉन है, आर्गन है, ऐसे गैसेस का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? ऑक्सीजन का भी तो इस्तेमाल कर सकते थे, पर हमने ऑक्सीजन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, हम सिर्फ नोबल गैसेस का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, जो आपका टंगस्टन मेटल होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टंगस्टन मेटल रिएक्ट एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच विल फ्यूज द बल्ब। देखिए क्या होगा कि जो आपका टंगस्टन मेटल है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बना देगा। और जैसे ही मेटल ऑक्साइड बनेगा तो जो बल्ब है वो फ्यूज आउट हो जाएगा,
ठीक है, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम यूज करते हैं नोबल गैसेस का, नॉन रिएक्टिव गैसेस का। ठीक है, नॉन रिएक्टिव गैसेस का मतलब ये होता है कि टंगस्टन मेटल उससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा और जो बल्ब की जो लाइफ कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ आई बात, कोई दिक्कत? तो ये हमारा आज जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी वो हमने यहाँ पे पूरा कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल बने हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ इलेक्ट्रिसिटी के। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में लेकर के आऊँगा इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि आप सब जानते हैं चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हो सकता है हमारी जो अगली 1 या 2 वीडियो हैं वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के PYQs के ऊपर ही आए, उसके बाद हम अपना नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।